हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। आज है 2 दिसंबर और स्टार्ट करते हैं आज का इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स का एनालिसिस। तो जो हमारी पहली न्यूज़ है वो है लखपति दीदी स्कीम से रिलेटेड। अभी इस स्कीम में क्या होगा ना कि जो विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं उनको ड्रोन्स दिए जाएंगे और उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी कैसे ड्रोन्स को ऑपरेट किया जाता है, ताकि वो उन ड्रोन्स को रेंट पे उनकी सर्विसेज प्रोवाइड करवा सकें। किसके लिए? जो फार्मर्स होते हैं उनके फार्म पे पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स वगैरह स्प्रे करने के लिए। अभी ये न्यूज़ में इसलिए रहा क्योंकि कैबिनेट ने अप्रूव किया है इस स्कीम को, और इस स्कीम का जो आउटले है वो है 1261 करोड़ एंड इट इज़ टू प्रोवाइड ड्रोन्स टू 15,000 विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। और ये कौन से टाइम ड्यूरेशन के लिए है? ये है 2023-24 से लेकर 25-26 तक। एंड जो विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उसमें जो विमेन होंगी उनको ट्रेन किया जाएगा टू गिव इट ऑन रेंट फॉर स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स। और ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी कि जो सेंटर होती है वो इसका जो है फंडिंग देगी। जो सेंटर है वो बेयर करेगी अराउंड 80% ऑफ द कॉस्ट एंड द रिमेनिंग अमाउंट विल कम फ्रॉम द सब्सिडी स्कीम। एंड फर्टिलाइज़र कंपनीज़ को भी इस स्कीम में इन्वॉल्व किया गया है। ठीक है, दे आर बीइंग रोप्ड इनटू इम्प्लीमेंटिंग द स्कीम एंड मार्च तक अराउंड 500 ड्रोन्स दे दिए जाएंगे और बाकी के जो है 2026 के मार्च तक जो है हैंड ओवर कर दिए जाएंगे। जो हर एक महिला होगी जो कि ड्रोन पायलट होंगी उनको दिए जाएंगे 15,000 रुपीज़ पर मंथ, और जो उनको असिस्ट कर रही होंगी उनकी असिस्टेंट उनको दिए जाएंगे 10,000 रुपीज़। अब 10-15 विलेजेस का क्लस्टर बनाया जाएगा और अबाउट 1,000 हेक्टेयर लैंड पे जो है एक ड्रोन ऑपरेट करेगा। So a cluster of 10 to 15 villages will be formed and about 1,000 hectare land will be available for every drone operation. The lead fertilizer companies will act as a bridge between drone supply companies and the self-help groups. जो fertilizer companies हैं वो बीच में काम करेंगी drone supplier companies के और self-help groups के। अभी जो ड्रोन्स वगैरह है, ये जो नई नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, ये हमारे एग्रीकल्चर को रिवोल्यूशनाइज करने में भी हेल्प करेंगी बाय अनेबलिंग प्रिसिजन फार्मिंग। क्रॉप मॉनिटर करने काम आ सकती है, पेस्ट कंट्रोलिंग के काम आ सकती है। ड्रोन्स के काफ़ी सारे यूसेज हैं। इस वाली स्कीम से हम ना सिर्फ फार्मर्स की हेल्प कर रहे हैं बल्कि जो विमेन होती हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की, उनके लिए एक एडिशनल इनकम जो है इंश्योर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये स्कीम थी लखपति दीदी स्कीम। अब करते हैं मणिपुर की बात। अब हम सब जानते हैं मणिपुर में अभी एथनिक क्लैशेस हुए थे, उसके बारे में हमने कुछ टाइम पहले ही पढ़ा था कि वहाँ की जो मेती कम्युनिटी है और उसकी कुकी कम्युनिटी से जो है थोड़े क्लैशेस चलते रहते हैं हिस्टोरिकल टाइम्स से। तो वहाँ पे अभी नई बात क्या हुई कि वहाँ पे एक पीस एग्रीमेंट साइन हुआ यूनियन गवर्नमेंट के बीच में, और मणिपुर की गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व थी और साथ में एक ग्रुप है UNLF, यूनाइटेड नेशंस लिबरेशन फ्रंट, इनके बीच एक पीस एग्रीमेंट साइन हुआ है। तो ये जो UNLF है, इट इज़ अ बैंड मेइती एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ ऑल्सो द ओल्डेस्ट आर्म्ड ग्रुप बेस्ड इन द मणिपुर वैली। ठीक है, एंड उन्होंने एग्री किया है कि अब हम वायलेंस का जो है रास्ता छोड़ेंगे, दे विल अब्जॉर्ब वायलेंस and the agreement is poised to give a fillip to usher in a new era of peace। इससे इंश्योर करने की कोशिश की गई है कि पीस मेंटेन हो नॉर्थ ईस्ट में, स्पेशली मणिपुर में। एंड ये पहली बार हुआ है कि ये जो ग्रुप है UNLF, इट हैज़ अग्रीड टू कम टू जॉइन मेन स्ट्रीम एंड ऑनर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड लॉज ऑफ द लैंड। इन्होंने प्रॉमिस किया है कि भाई हम जो है पूरी कोशिश करेंगे कि मेन स्ट्रीम में इंटीग्रेट हो, जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन है, जो लॉज हैं, उन सबको हम प्रॉपरली अडेयर करें। ये बात थी इसमें। ठीक है, अब बात करते हैं PLFS पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। ये सर्वे बेसिकली
हमें एम्प्लॉयमेंट कितना हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, ये सब चीज़ें बताता है हमारी इकोनॉमी में। और इसके डेटा बार बार रिलीज़ होते रहते हैं हर कुछ टाइम में, तो हमें हर बार का प्रॉपर डेटा याद करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, एग्ज़ाम के पहले जो पूरे ओवरऑल ईयर का ट्रेंड थोड़ा बहुत रहा वो हमें थोड़ा ध्यान में रखना है। ठीक है, ये रिलीज़ कौन करता है? तो करता है NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। एंड इट इज़ कंडक्ट कौन करवाता है? कंडक्टेड बाय लेबर मिनिस्ट्री। सो ये 2 डेटा तो डेफिनेटली याद रखने हैं। ठीक है, उसके बाद जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो अभी जो डेटा है उसमें बताया गया कि कम हुई है अर्बन एरियाज़ में। जो जुलाई से सितंबर वाला टाइम था उसके लिए है ये, अराउंड फ्रॉम 7.2% से 6.6% आया है इसका। तो इसके अलावा हमें कुछ टर्म्स पता होने चाहिए, जैसे कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या है। ये वो चीज़ होती है जैसे कि मान लो जो वर्किंग एज पॉपुलेशन होती है जिनकी एज 15 इयर्स या उनसे ऊपर की होती है। तो इस पॉपुलेशन में कितने लोग हैं जो या तो एम्प्लॉयड हैं या फिर काम करना चाहते हैं मगर अनएम्प्लॉयड है। ठीक है, तो या तो एम्प्लॉयड है या फिर काम करना चाहते हैं, ढूंढ रहे हैं। तो उनका जितना परसेंट होता है उस वर्किंग एज पॉपुलेशन में उसको हम बोल देते हैं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। ठीक है, और जब हम बात करते हैं वर्कर पॉपुलेशन रेशियो की, तो इसमें हम बात करते हैं कि हमारी पूरी पॉपुलेशन का कितना पार्ट एम्प्लॉयड है। ठीक है, सो इसमें पूरी पॉपुलेशन को बेस लेते हैं, ये बात याद रखनी है। वहीं पे जब हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करते हैं तो इसमें हम अनएम्प्लॉयड पीपल को देखते हैं अमंग द पर्सन्स इन द लेबर फोर्स। लेबर फोर्स मतलब जो भी मैंने बताया, जो लोग एम्प्लॉयड हैं या फिर जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं। तो उसमें जो अनएम्प्लॉयड लोगों की जो परसेंट होती है उसको हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट बोल देते हैं। लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो होता है वो होता है कि टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पीपल इन द वर्किंग एज पॉपुलेशन। इसमें जो बेस होता है वो हम वर्किंग एज पॉपुलेशन को लेते हैं, ना कि लेबर फोर्स को। तो ये दोनों चीज़ें डिफरेंट है, ये भूलना नहीं है, याद रखना है। इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है तो ये नहीं भूलना। नेक्स्ट आते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ पे। और जब इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहे हैं तो जो जुलाई टू सितंबर का डेटा है उसमें हमारी GDP ग्रो हुई है 7.6% से। ठीक है, अब इसके भी हमें डेटा एकदम एग्जैक्ट याद नहीं रखना है, हमें बस ओवरऑल ईयर का ट्रेंड थोड़ा पता होना चाहिए। वहीं पे जो कोर सेक्टर्स होते हैं, हमारे कोर सेक्टर्स वो बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्टर्स होते हैं कुछ हमारे इकोनॉमी के, जो कि बहुत रेलेवेंट होते हैं, जो कि बहुत ही मेजर इंडस्ट्रीज़ होती हैं और उनका इम्पैक्ट बाकी इंडस्ट्रीज़ पे भी पड़ता है, इसलिए वो बहुत ही प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ मानी जाती हैं। तो इनका क्या ग्रोथ रेट रहा, इनका अलग से निकालते हैं अपन। तो उनका रहा 12.1% इन अक्टूबर। एंड कोर सेक्टर्स में बेसिकली 8 सेक्टर्स को हम जो है कोर मानते हैं, तो इसलिए इन सारे 8 सेक्टर में ना पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिली है, सभी 8 सेक्टर्स में। ठीक है, तो ये 8 सेक्टर्स होते कौन कौन से हैं कोर? वो है रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट, फर्टिलाइजर्स, ये सारे। और जैसा कि मैंने बताया, दे आर द की इंडस्ट्रीज इन द इकोनॉमी एंड हैज़ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ओवर अदर इंडस्ट्रीज इन द इकोनॉमी। ठीक है, और इनकी ग्रोथ को हम एनालाइज कैसे करते हैं, परफॉर्मेंस को? तो एक इंडेक्स होती है, इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज़। ये हमें बताती है कि क्या इनका परफॉर्मेंस रहा। और रिलीज़ कौन करता है? तो होता है एक ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र इन द डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, जो कि किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। सो ये बात तो डेफिनेटली याद रखनी है, इट्स वेरी 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 इम्पॉर्टेंट। ठीक है, इसके बाद एक और इंडेक्स होती है जिसको बोलते हैं हम इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इसमें हम बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ का ग्रोथ रेट देखते हैं हमारी इकोनॉमी में। ठीक है, तो ये जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है और जो GDP होता है, ये पब्लिश कौन करते हैं? NSO, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जो कि किस में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड
प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। और ये जो कोर इंडस्ट्रीज़ पढ़ी है अभी हमने 8 कोर इंडस्ट्रीज़, इनका अगर हम वेट देखें कि इसमें इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में कितना वेट होता है, तो अराउंड 40% वेट होता है। ये भी बात हमें डेफिनेटली याद रखनी है। सो इसी के साथ होता है हमारा आज का सेशन ख़त्म। आई होप इट हेल्प्स यू। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।